जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शन की राकेश यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अर्थक्वेक यानी भूकंप। इससे संबंधित सभी पहलू को डिस्कस करेंगे जिससे एग्जाम्स में प्रश्न पूछने जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूकंप एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज में बना रहता है, जिससे इससे प्रश्न पूछने की संभावना और बढ़ जाती है। हाल ही में इंडोनेशिया और ताइवान में सर्वाधिक तीव्र भूकंप दर्ज की गई है। आइए अब हम लोग देखते हैं भूकंप क्या है। भूकंप पृथ्वी के क्रस्ट में उत्पन्न कंपन या दोलन है। जो चट्टानों के साम्य अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। साम्य अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखते हैं भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन सीस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप मापने का यंत्र को सीस्मोग्राफ कहा जाता है। सीस्मोग्राफ। अब हम लोग देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ छोटा टॉपिक है उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र, यानी भूकंप का उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र। सबसे पहले देखते हैं उद्गम केंद्र क्या है। भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस पृथ्वी के नीचे वह स्थान जहां से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। पृथ्वी के नीचे अंदर वह स्थान जहां से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यही ऊर्जा तरंगे के रूप में सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है। अब हम लोग देखते हैं अधिकेंद्र क्या है। पृथ्वी के सतह का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। उसे पृथ्वी का अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पे भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सबसे अधिक होती है, जिसके कारण हानि भी सबसे अधिक होता है अधिकेंद्र के पास। इससे दूर जाने पे इसकी तीव्रता में कमी आती है। अधिकेंद्र से दूर जाने पे इसकी तीव्रता में कमी आती है। अब हम लोग देखते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कारण। भूकंप की उत्पत्ति के कौन-कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला हो गया, इसे दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक यानी प्राकृतिक कारक, इसे प्राकृतिक कारक भी कहा जा सकता है। बाह्य कारक को मानव निर्मित कारक भी कहा जाता है। तो आंतरिक कारक पर देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें हो जाएगा ज्वालामुखी क्रिया। दूसरा हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। दूसरा बाह्य कारक या मानव निर्मित कारक में देख लेते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा खनन जनित भूकंप। दूसरा हो जाएगा बांध जनित भूकंप, यानी जब बड़े बड़े बांध का निर्माण होता है उससे भी भूकंप आते रहते हैं, बांध जनित भूकंप। अब हम लोग देखते हैं भूकंपीय तरंगे। इसे दो भागों में बांटा गया है, भूगर्भिक तरंग और सतही तरंग यानी धरातलीय तरंगे।
भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। सतही तरंगे भी दो प्रकार की होती है, लोब वेव, दूसरा हो गया रीनले वेव, जो एग्जाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीनले वेव। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं प्राइमरी वेव क्या है, सेकेंडरी वेव क्या है, लोब वेव क्या है। लोब वेव यानी एल वेव, इसका दूसरा नाम एल वेव भी है। प्राइमरी वेव को पी वेव भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव को एस वेव भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी वेव क्या है। इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। यह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलता है। यह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलता है। यह सबसे तीव्र गति से चलता है, सबसे तीव्र गति से चलता है। इसकी गति लगभग 6 से 15 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 6 से 15 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसकी गति अधिक होती है, लेकिन यह नुकसान अपेक्षाकृत कम करता है, क्योंकि यह भूगर्भिक तरंग है। दूसरा देखते हैं सेकेंडरी वेव यानी द्वितीयक वेव। द्वितीयक तरंग है। यह केवल सॉलिड माध्यम में चलता है, इसकी गति लगभग 5 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब हम लोग देखते हैं लोब वेव यानी धरातलीय तरंगे। यह धरातल पर चलता है, इसलिए इसे धरातलीय तरंगे भी कहते हैं, धरातलीय तरंगे। इसकी गति सबसे कम लगभग 3.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चूंकि यह धरातल पर चलता है, इसलिए यह सबसे अधिक नुकसानदायक होता है। उम्मीद करता हूँ भूकंप से संबंधित सभी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।